नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित टीजीटी और पीजीटी एग्जाम के लिए भूगोल विषय का जो प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। ये आज का पहला प्रैक्टिस सेट है जो कि नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्नों का संकलन इसमें दिया गया है। तो जो लोग भी टीजीटी और पीजीटी भूगोल विषय से दे रहे हैं उनके लिए प्रैक्टिस सेट काफ़ी लाभदायक है। तो परीक्षा से पहले आप लोग इसे ज़रूर देखते रहिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रैक्टिस सेट है, सबसे पहला जो प्रश्न है आज का, भारत में आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? तो चार ऑप्शन है आपके सामने, 1995, 91, 1982 या 2001 में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन होगा यहाँ पे 1991 में। भारत में आर्थिक सुधारों का प्रारंभ हुआ था 1991 में और 24 जुलाई 1991 को भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई थी। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा पहले का। दूसरा प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ये दिया गया है यहाँ पे, अहमदाबाद रुग्ण सूती वस्त्र उद्योग का एक बड़ा केंद्र है। कारण बी में दिया गया कि उद्योग के लिए अपेक्षित कपास उसके चारों ओर काली मिट्टी वाले प्रदेशों में बड़े पैमाने पर उगाई जाती हैं। तो निम्नलिखित कूट के माध्यम से बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो कथन और कारण आपका यहाँ पे दोनों सही है और जो है यहाँ पे जो दिया गया है बी जो दिया गया है ये एक ही सही व्याख्या भी इसमें किया गया है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ए तथा बी दोनों सही है और बी जो है वह एक ही सही व्याख्या है, क्योंकि अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर या भारत का बोस्टन भी अहमदाबाद को कहा जाता है। यहाँ पर जो है उत्तम महीन कपड़ा बनाया जाता है और कपास उत्पादन क्षेत्रों में स्थिति, पूंजी की उपलब्धता हो गया या आवागमन की सुविधा एवं घनी जनसंख्या, इन सभी कारकों के चलते यहाँ पर मिलों का जमाव जो है वह अधिक हुआ है और संपत्ति पुरानी हो जाने के कारण अहमदाबाद की जो अधिकतर मिलें हैं वो या तो रुग्ण हैं या फिर बंद हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि ए तथा बी दोनों सही है और बी एक ही सही व्याख्या भी है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, भूगर्भीय दृष्टि से भारत की सबसे पुरानी चट्टानें कहाँ की हैं? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए ऑप्शन, कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र का। यदि देखा जाए तो भारतीय भूगर्भिक संरचना के इतिहास में आर्कियन क्रम में सर्वप्रथम धारवाड़ क्रम के चट्टानों का निर्माण हुआ था और धारवाड़ ये आपका कर्नाटक का एक जिला है जहाँ पर इस क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है, इसीलिए इसे धारवाड़ क्रम की भी चट्टान कहा जाता है। और धारवाड़ क्रम की चट्टान एक खनिज संपदा के लिए सबसे समृद्ध चट्टान है। और यहाँ पे जो अरावली यहाँ पे दिया गया राजस्थान का, तो अरावली ये भारत का सबसे पुराना अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। तो ऑप्शन इसमें आपका ए सही होगा। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किसकी स्थल सीमा भारत के साथ सबसे अधिक है? तो स्थल सीमा पूछा गया भारत के साथ सबसे अधिक बांग्लादेश का है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और करीब देखा जाए तो 4096 किलोमीटर सीमा साझा होता है भारत और बांग्लादेश के बीच में, सर्वाधिक लंबी सीमा। और सबसे कम सीमा साझा करता है भारत अफ़गानिस्तान के साथ। अफ़गानिस्तान के साथ भारत की सबसे कम सीमा साझा होता है 106 किलोमीटर के करीब। तो ऑप्शन में जो पूछा गया है आपसे प्रश्न है कि किसकी स्थल सीमा भारत के साथ सबसे अधिक है, तो बांग्लादेश सही हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, मूक घाटी आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है केरल राज्य से। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। मूक घाटी या इसे शांत घाटी भी कहा जाता है। शांत घाटी ये केरल में पश्चिमी घाट की कुंडली पहाड़ी पर स्थित वनों से आच्छादित एक नदी घाटी है, जहाँ पर 1 किलोमीटर दूरी तक जो है
ये थरक डाबू जल विद्युत परियोजना भी है। और जो है यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है कुंती नदी। तो आपसे पूछा गया है इसमें मूक घाटी आंदोलन किससे संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है, तो यह केरल राज्य से संबंधित है। तो ध्यान दीजिएगा, मूक घाटी या फिर जो है शांत घाटी आपसे पूछा जा सकता है, तो केरल राज्य से यह संबंधित है। छठवां प्रश्न, भारत मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। ध्यान दीजिएगा, मुख्य भूमि का पूछा गया है, दक्षिणी सीमा। तो भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा वो 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जबकि यदि द्वीपों सहित देखा जाए तो भारत की जो दक्षिणी सीमा है वो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, जो कि इंदिरा पॉइंट है। लेकिन यहाँ पे मुख्य भूमि का पूछा गया है। इंदिरा पॉइंट जो है अब आपका ये डूब गया है, आपको पता होगा 2004 के भूकंप में जब आया था, सुनामी में, उस समय। यहाँ पे मुख्य भूमि इसलिए पूछा गया, भारत मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा, तो आपका 8 अंश 4 मिनट जो है उत्तरी अक्षांश, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि द्वीपों सहित पूछता तब आपका 6 अंश 4 मिनट जो है उत्तरी अक्षांश सही होता। यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी नदी द्वीप है मौजली डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो माजुली द्वीप है, और ये आपका असम राज्य में है। किस राज्य में है पूछा जाए माजुली द्वीप, तो असम राज्य में है ये। अगला क्वेश्चन है, भारत के शुष्कतम स्थान का नाम बताएं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन जैसलमेर। जैसलमेर जो है भारत का सबसे शुष्कतम स्थान जो है माना जाता है, ये देश का सबसे शुष्कतम क्षेत्र भी है। यहाँ पे वर्षा देखा जाए तो 5 सेंटीमीटर के करीब केवल यहाँ पे वर्षा होती है, तो सबसे शुष्कतम स्थान माना जाता है जैसलमेर को। अगला प्रश्न है, लखीमपुर खीरी में स्थित दुधवा नेशनल पार्क के लिए यह किसके लिए प्रसिद्ध है। तो दुधवा नेशनल पार्क ये आपका बाघ के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक प्रश्न बनता है कि दुधवा नेशनल पार्क किस जिले में है उत्तर प्रदेश के, तो लखीमपुर खीरी जिले में है ये, और ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न अब देख लेते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा पूछा गया है कौन सी है, पूर्ववर्ती सीमा या पश्चिमवर्ती सीमा, आरोपित सीमा या अवशेष सीमा, किस सीमा की उदाहरण है। तो यह आरोपित सीमा का उदाहरण सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच जो है आरोपित सीमा है जिसका नाम है रेड क्लिफ लाइन या रेड क्लिफ रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है, भारत और अफगानिस्तान के बीच है डूरन रेखा। तो यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, लेकिन पूछा गया किस रेखा का उदाहरण है, तो आरोपित सीमा रेखा का उदाहरण है। आरोपित सीमा का विकास भी जो है वो प्रवर्ती सीमा के द्वारा होता है, लेकिन प्रवर्ती सीमाओं से भिन्न ये सांस्कृतिक वातावरण से बिल्कुल समता नहीं रखती हैं, जबकि उस पर ये आरोपित होती हैं, जो एक ही जाति धर्म या भाषा के लोगों को ये विभक्त करती हैं। तो पूछा गया कैसी सीमा का उदाहरण है, तो आरोपित सीमा का उदाहरण है। और ये भी याद रखिएगा भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा का नाम क्या है, तो रेड क्लिफ रेखा है। अगला प्रश्न, एक फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बूजियर ने कौन सा शहर डिजाइन किया था। तो ली कार्बूजियर द्वारा डिजाइन किया गया शहर था चंडीगढ़। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाक जलडमरू मध्य भारत से किसको अलग करता है। पाक जलडमरू मध्य भारत से किसको अलग करता है, तो ये श्रीलंका को अलग करता है। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे लंबी समुद्र तटीय रेखा निम्न राज्य के साथ है। तो सबसे लंबी समुद्र तट रेखा वो गुजरात राज्य का होगा। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि गुजरात राज्य में देखा जाए तो समुद्र तटीय रेखा केवल गुजरात में 1215 किलोमीटर जो है ये समुद्र तटीय रेखा है गुजरात का। और दूसरे स्थान पे है आंध्र प्रदेश। यदि ऑप्शन में गुजरात ना रहे तो आपको आंसर सही करना है आंध्र प्रदेश।
आंध्र प्रदेश का तटीय रेखा की जो लंबाई है 974 किलोमीटर है, 974 किलोमीटर। तीसरे स्थान पे आता है तमिलनाडु, तमिलनाडु का है 907 किलोमीटर, 907 किलोमीटर जो है ये समुद्री तटरेखा है तमिलनाडु का। उसके बाद महाराष्ट्र आएगा, फिर केरल आएगा। तो आपको सबसे ज़्यादा यानी कि समुद्र तटीय रेखा वाला राज्य है गुजरात, उसके बाद आंध्र प्रदेश याद रखना है। और टोटल देखा जाए भारत की कुल तटीय लंबाई कितना है तो 7516.6 किलोमीटर, ये कुल भारत का समुद्र तटीय जो है लंबाई है। लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा गया है किस राज्य का है तो गुजरात सही होगा, डी ऑप्शन यहाँ पे। अगला प्रश्न, भारत में अपनाई गई मानक मध्याह्न यानी कि मेरिडियन है तो ये है 82 डिग्री यानी कि 82 अंश 30 मिनट पूर्व, और ये भारत के लगभग मध्य में स्थित प्रयागराज यानी कि प्रयागराज में एक जगह है नैनी, यहाँ से गुजरती है। साथ ही यह रेखा छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से भी गुजरती है। और यह रेखा भारत में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश के बाद ये मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से गुजरती है, उड़ीसा से गुजरती है, और एक राज्य और है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। तो यदि पूछा जाए कि भारत का मानक मध्याह्न रेखा जो है वो किन राज्यों से होकर गुजरती है तो उत्तर प्रदेश से गुजरती है, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, कुल 5 राज्यों से होकर के यह गुजरती है। तो ये होगा आपका 82 अंश 30 मिनट पूर्व। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं तो यह ओसाका, ओसाका को डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ओसाका शहर ये जापान में है, जहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग की प्रधानता पाई जाती है, जिसके कारण इसे पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड किस से संबंधित था तो ऑपरेशन फ्लड संबंधित है शहरों में दूध की उपलब्धता में सुधार से, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और अन्य भी जो प्रमुख कृषि क्रांतियाँ हैं वहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, याद रखिएगा। जैसे हरित क्रांति हो गई, हरित क्रांति का संबंध किससे है, हरित क्रांति का संबंध किससे है तो खाद्यान्न उत्पादन से है। उस तरह पूछा जाता है नीली क्रांति किससे संबंधित है तो नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, मत्स्य। उसके बाद भूरी क्रांति पूछा जाता है, भूरी क्रांति किससे संबंधित है तो उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति पूछा जाता है अंडा उत्पादन से। पीली क्रांति पूछा जाता है क्योंकि वो तिलहन से उत्पादन से संबंधित है। तो इस तरह की प्रमुख कृषि क्रांतियाँ भी आपसे पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव गतिविधियाँ जो आय उत्पन्न करती हैं उन्हें क्या कहते हैं तो कहलाता है आर्थिक गतिविधियाँ, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और किसी भी विकसित अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में होते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो याद रखिए कि किसी भी विकसित अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक रोजगार जो होता है वो तृतीयक क्षेत्र में होता है। और तृतीयक क्षेत्र में आपका देखा जाए तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत तो ये सेवा क्षेत्र होता है, जैसे यातायात सेवाएं, बैंकिंग एवं व्यापार सेवाएं, वाणिज्य, संचार, ये सभी सेवाएं जो है तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, जो कि एक विकसित अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक रोजगार जो है इसी क्षेत्र में होता है, यानी कि तृतीयक क्षेत्र में, जिसे सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, लकड़ी काटने का व्यवसाय किस श्रेणी में आता है तो यह प्राथमिक क्षेत्र यानी कि प्राथमिक कार्यकलाप में आएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्राथमिक व्यवसाय देखा जाए तो इसके अंतर्गत वे सभी व्यवसाय सम्मिलित किए जाते हैं जो भूमि, वन तथा जल राशियों के दोहन से ये संबंधित होते हैं। ये ऐसी आर्थिक क्रियाएं हैं जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का हम प्रत्यक्ष रूप से उपभोग करते हैं, जैसे कृषि, वन, लकड़ी काटना, आखेट, मत्स्य उत्पादन, पशुचारण, ये सभी आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, आर्थिक भूगोल किस विषय की शाखा है तो आर्थिक भूगोल देखा जाए मानव भूगोल का ये शाखा है, यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी यानी कि गल्फ कौन सी है तो यह मैक्सिको की खाड़ी, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे 3 ओर स्थल एवं 1 ओर समुद्र से घिरे भाग को हम क्या कहते हैं, खाड़ी कहते हैं।
और विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी यानी कि गल्फ वह मैक्सिको की खाड़ी है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अब है कि निम्नलिखित में से किस लेखक ने अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में आइसोटोप्स की संकल्पना की शुरुआत की? तो ये किए थे ए वेबर यानी कि अल्फ्रेड वेबर। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अल्फ्रेड वेबर एक जर्मन अर्थशास्त्री थे और अल्फ्रेड वेबर ने थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रीज में अपने सिद्धांत औद्योगिक अवस्थिति का प्रतिपादन किया। ये पूछा जाता है कि औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अल्फ्रेड वेबर के द्वारा किया गया था। और जो कि ये न्यूनतम परिवहन लागत पर यह आधारित है। आइसोडापेन वह रेखा है जो समान कुल लागतों के बिंदुओं के बिंदु पथ को यह जोड़ता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इस संकल्पना की शुरुआत किसने की थी? तो अल्फ्रेड वेबर ने। डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है विकास की अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपका विकास का अभिप्राय परिवर्तन के साथ वृद्धि से है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो समय और स्थान की तुलना में हमेशा बदलती रहती है और विकास जो है एक बहुआयामी प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है पेरिस निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो फ्रांस का पेरिस शहर जो है सीन नदी के तट पर यह बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है किस जनगणना वर्ष में भारत में जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक हुई थी? तो 1921 सही होगा यहाँ पे सी विकल्प। वर्ष 1921 में हुई जनगणना में भारत में जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक हुई थी। 1921 में देखा जाए तो भारत का जो पॉपुलेशन था, जनसंख्या 251.32 मिलियन था। और वहीं पे इसके पहले यानी कि 1911 में जो जनगणना हुई थी तो उसमें भारत की जो जनसंख्या थी 252.09 मिलियन था। तो अब देखा जाए 2011 की जनगणना 2011 नहीं 1911 की जनगणना और 1921 की जनगणना में तो 1911 की जनगणना 252.09 मिलियन थी जनसंख्या और 1921 की जनगणना में 251.32 मिलियन जनसंख्या थी भारत की। तो इसकी तुलना 1911 की तुलना में 1921 में जनसंख्या में कमी हुई थी। इसीलिए 1921 को जनांकिकी विभाजक वर्ष के रूप में भी जाना जाता है। ये प्रश्न बनता है कि जनांकिकी विभाजक के रूप में किस वर्ष को जाना जाता है? तो वर्ष 1921 को जाना जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अक्षांशीय कटिबंध को जनसंख्या की गुत्थी के रूप में जाना जाता है? तो है 20 डिग्री से लेके 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश को। 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य विश्व की जनसंख्या करीब देखा जाए तो 50% से अधिक जनसंख्या निवास करती है। इसी कारण इस कटिबंध को जनसंख्या की गुत्थी के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है अनुकूलता जनसंख्या सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो वह थे एडविन केनन। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अनुकूलता और जनसंख्या सिद्धांत के प्रतिपादक जो थे एडविन केनन थे और अनुकूलतम जनसंख्या की संकल्पना सबसे पहले सिज्विक नामक अर्थशास्त्री ने प्रस्तुत किया था। तो यदि पूछे संकल्पना सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था तो सिज्विक नामक अर्थशास्त्री ने प्रस्तुत किया था। लेकिन प्रतिपादक कौन है अनुकूलता जनसंख्या सिद्धांत के? तो एडविन केनन है। अगला क्वेश्चन है प्रादेशिक भूगोल भूगोल का क्रोध है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है ब्लास का। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। विडाल डी ला ब्लास इनका पूरा नाम है। तो विडाल डी ला ब्लास को फ्रांस में मानव भूगोल का संस्थापक और संभववाद विचारधारा का जनक इनको माना जाता है। और भौगोलिक अध्ययन के संबंध में उनका यह मानना था कि भूगोल का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के धरातलीय खंड लघु समरूप क्षेत्र में मानव एवं पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन करना है। और इनका ये कथन था कि प्रादेशिक भूगोल को भूगोल का क्रोध माना गया है। तो किसका कथन पूछा गया है? ब्लास का सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसने भूगोल में संभववाद की संकल्पना को प्रतिपादित किया? तो अभी आपको बताया गया भूगोल में संभववाद की संकल्पना का प्रतिपादन विडाल डी ला ब्लास ने ही किया था। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और ब्लास को ही फ्रांस में मानव भूगोल का पिता
माना जाता है और इन्हें जो है संभववाद के जनक के रूप में भी जाना जाता है। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है मानव भूगोल का सिद्धांत और फ्रांस का भूगोल। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पूछा भी गया है कई बार। रुको और जाओ निश्चयवाद को किसने प्रस्तुत किया था? तो ग्रिफिथ टेलर, जी टेलर, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। रुको और जाओ निश्चयवाद को ग्रिफिथ टेलर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था और टेलर के द्वारा ही, इनके द्वारा ही कथन कहा गया है कि मानव ट्रैफिक पुलिस की तरह कार्य करता है। अगला प्रश्न है, किस विचारधारा संप्रदाय ने सर्वप्रथम संभववाद विकसित किया था? तो अभी बताया गया था आपको, फ्रांसीसी भूगोल संप्रदाय के द्वारा, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भूगोल के फ्रांसीसी संप्रदाय ने सबसे पहले संभववाद विकसित किया था और जो प्रमुख संभववादी विचारक हैं उनमें लूशियन फेब्रे हैं, विडाल डी लाब्लास हैं, जीन ब्रून्स हैं, ईसा बोमेन हैं। ये सभी जो है फ्रांसीसी भूगोल संप्रदाय से संबंधित हैं, यानी कि संभववाद विचारधारा से ये संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, जियोग्राफी शब्द किसने पेश किया था? तो इरेटोस्थनीज ने जियोग्राफी शब्द को पेश किया था और इरेटोस्थनीज को ही भूगोल का जनक के रूप में इनको जाना जाता है। अगला प्रश्न अब देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से भूगोलवेत्ता भूगोल के सामान्य अथवा सार्वभौमिक तथा विशेष अथवा विशिष्ट के रूप में द्विशाखन के प्रतिपादक थे? तो वह थे वारेनियस, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बर्नार्ड वारेनियस ये भूगोल के सामान्य अथवा सार्वभौमिक तथा विशेष अथवा विशिष्ट के रूप में ये द्विशाखन के प्रतिपादक थे। वारेनियस ये जर्मनी के विद्वान थे, ये पूछा भी जाता है कौन से विद्वान किस देश से संबंधित हैं, तो ये जर्मनी के विद्वान थे। इनकी प्रमुख जो पुस्तक है वो है सामान्य भूगोल, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में कौन दक्षिण का चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है? दक्षिण का चेरापूंजी पूछा गया है, तो यह अगुम्बे, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दक्षिण का चेरापूंजी अगुम्बे को कहा जाता है। अगुम्बे एक कर्नाटक राज्य में है, कहाँ पे है? तो ये कर्नाटक राज्य में, कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले में यह स्थित है और यहाँ पर जो है साल भर भारी बारिश होती है, इसीलिए इस स्थान को जो है दक्षिण का चेरापूंजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने छायापुंज संसाधन की संकल्पना का सूत्रपात किया? तो जी जिम्मरमैन ने किया था, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिलान करने वाला है। यहाँ पे एक तरफ दिया गया है लेखक और दूसरी तरफ उनकी पुस्तक दी गई है, तो आपको मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले दिया गया स्ट्रैबो की पुस्तक का नाम है जियोग्राफी, यानी कि एक हो जाएगा चौथा जियोग्राफी। वारेनियस की पुस्तक का नाम है जियोग्राफिया जेनरलिस, यानी कि बी का हो जाएगा यहाँ पे तीसरा, ए का चौथा, बी का तीसरा। टालमी की पुस्तक का नाम है जियोग्राफिया, तो यहाँ पे सी का हो जाएगा दूसरा। और रेटजिल के पुस्तक का नाम बहुत प्रसिद्ध है, कई बार पूछा गया है, एंथ्रोपोजियोग्राफी। रेटजिल की रचना कौन सी है? एंथ्रोपोजियोग्राफी है, तो डी का हो जाएगा पहला। 4 3 2 1, तो 4 3 2 1 आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सही हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्धकुंडे के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं कार्ल रिटर, सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अर्धकुंडे पुस्तक के लेखक जो हैं वो कार्ल रिटर हैं। रिटर एक ईश्वरवादी यानी कि उद्देश्यवादी विचारक थे और अर्धकुंडे का अर्थ है पृथ्वी का विज्ञान, जिसके 14 खंड हैं। इस अर्धकुंडे के कितने खंड हैं? तो 14 खंड हैं, जो कि मुख्यतः अफ्रीका व एशिया के बर्डन से ये संबंधित है। तो ये भी आपका कई बार पूछा गया, अर्धकुंडे के लेखक कौन है? कार्ल रिटर। अगला प्रश्न है, राज्य का जैव सिद्धांत किस विद्वान द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये रेटजिल के द्वारा प्रतिपादित किया गया है राज्य का जैव सिद्धांत, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। रेटजिल की जो प्रमुख पुस्तकें हैं वो भी पूछा जाता है, जिनमें आपका मानव भूगोल है। मानव भूगोल पूछा है किन की रचना है? तो रेटजिल का है। वाल्कर कुंडे,
तो ये भी आपका रेटजेल का ही रचना है। पृथ्वी एवं जीवन है। राजनीतिक भूगोल सबसे ज़्यादा पूछा गया है। राजनीतिक भूगोल किसकी रचना है? तो रेटजेल की ही रचना है राजनीतिक भूगोल। अगला क्वेश्चन है, चरनोजम मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है? तो ये पाया जाता है स्टेपीज घास क्षेत्रों में। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। स्टेपी घास के मैदान में चरनोजम, जिसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, इसे रेगुर, और ये आपका स्टेपी घास के मैदान में चरनोजम मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। और यह मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है। और इस मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है, या काली मिट्टी भी इसे कहा जाता है। तो स्वतः जुताई वाली मिट्टी, ये भी प्रश्न पूछा गया है, किस मिट्टी को कहा जाता है? तो रेगुर या चरनोजम मिट्टी को कहा जाता है। और ये किस फसल के लिए सबसे ज़्यादा लाभकारी होता है? तो कपास की खेती के लिए। अगला प्रश्न है, केरल में कौन सा वन्यजीव रिजर्व हाथियों के लिए जाना जाता है? तो है पेरियार। केरल में पेरियार वन्यजीव रिजर्व ये हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। और ब्रटलैंड आयोग की रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर में विश्लेषण किया गया है। तो पर्यावरण विकास अंतर संबंध का विश्लेषण किया गया है, इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ब्रटलैंड आयोग की रिपोर्ट, हमेशा प्रश्न बनता है यहाँ से, याद रखिएगा। तो ब्रटलैंड आयोग की रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर में पर्यावरण विकास अंतर संबंध का विश्लेषण किया गया है, यानी कि हमारा साझा भविष्य। और ब्रटलैंड रिपोर्ट 1987 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र के ब्रटलैंड आयोग द्वारा जारी की गई थी, जिसके अंतर्गत पर्यावरण के सतत व टिकाऊ विकास पर जोर दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? तो यहाँ पे जो सही होगा सी ऑप्शन, जनांकिकी जनसंख्या एवं मानव समुदाय के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है यह। और अगला प्रश्न, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यानी कि पूर्व लेख का संबंध है? तो यह संबंधित है ओजोन निःशोषण से। बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। और जंतु विसरण के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा एक दीर्घकालिक सूखा के कारण होता है? तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही होगा, ब्लात विसरण यानी कि त्वरित एवं अचानक प्रलयकारी घटनाओं जैसे दीर्घकालीन सूखा, प्रचंड बाढ़, वनाग्नि, ज्वालामुखी उद्भेदन, जो जंतुओं को अपने अस्तित्व के लिए अन्यत्र गमन करने के लिए बाध्य करती है। इसके कारण होने वाले जंतुओं के विसरण को ही ब्लात विसरण कहते हैं। अगला प्रश्न, कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें अल्पता होती है? तो उसमें अल्पता यानी कि कमी होती है नाइट्रोजन की। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर क्योटो प्रोटोकॉल में संशोधन स्वीकार किए गए थे? तो ये किया गया था दोहा में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। और निम्नलिखित में से कौन महाद्वीपीय ढाल का सही औसत ढाल कोण है? तो यह है 4 डिग्री। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 या 5 डिग्री होता है सही औसत ढाल। और जलमग्न तट और गहरे सागरीय मैदान के बीच देखा जाए तीव्र ढाल वाले भाग को ही महाद्वीपीय मग्न ढाल कहते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 डिग्री दिया गया। हिंद महासागर की औसत गहराई पूछा गया है, कितना है? तो 4000 मीटर है हिंद महासागर की औसत गहराई। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अटलांटिक महासागर की औसत गहराई पूछा गया है, तो 3900 मीटर होगा अटलांटिक महासागर की औसत गहराई। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और निम्नलिखित में कौन महासागरीय नितल का सर्वाधिक विस्तृत उच्चावच मंडल है? तो वह है गहरा महासागरीय मैदान। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। गहरा महासागरीय मैदान ये महासागरीय नितल का सर्वाधिक विस्तृत मंडल होता है, जिसकी गहराई देखा जाए तो 3000 से लेकर के 6000 मीटर तक होती है। और समस्त महासागरीय क्षेत्रफल का देखा जाए तो 75.9% भाग पर सागरीय मैदान का विस्तार पाया जाता है। और इसका सर्वाधिक विस्तार वो प्रशांत महासागर में मिलता है, प्रशांत और हिंद महासागर दोनों में मिलता है इसका सर्वाधिक विस्तार। अगला क्वेश्चन है आपका कि छिछली लैगूनों वाले
लघु एटॉलों की श्रृंखला को कहते हैं? तो वह फरोज कहलाता है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। छिछली लैगूनों वाले एवं लघु एटाल की श्रृंखला को हम फरोज कहते हैं। यानी कि घोड़े की नाल या मुद्रिका के आकार वाली प्रवाल भित्ति को एटाल कहा जाता है। तो यदि पूछे एटाल किसे कहा जाता है, तो घोड़े की नाल के आकार वाली प्रवाल भित्ति को ही एटाल कहा जाता है, जिसकी स्थिति प्रायद्वीप के चारों ओर या जलमग्न पठार के ऊपर अंडाकार रूप में पाई जाती है, किंतु इसका कोई ना कोई भाग खुला अवश्य रहता है। इसके बीच में लैगून होती है, जिसकी गहराई देखा जाए तो 240 से लेकर के 420 फीट तक पाई जाती है। जब एटाल द्वीप लाइन में रहते हैं तो इसे फरोज तटीय प्रवाल भित्ति कहा जाता है। तो ये पूछा गया आपसे कि एटालों यानी कि छिछली लैगूनों वाली लघु एटालों की श्रृंखला को क्या कहा जाता है, तो फरोज कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्रवाल विरंजन यानी कि ब्लीचिंग का प्रमुख कारक है? तो है वैश्विक उष्मन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर है। यहाँ पे सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अब देखते हैं कि निम्न में से किसकी भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के आगमन में प्रभावी भूमिका है? तो वह हिमालय की स्थिति। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्रीष्मकालीन मानसून के आगमन में सभी कारण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन हिमालय की अवस्थिति की मुख्य भूमिका होती है। अगर हिमालय न होता तो ये सभी कारण जो है वो नगण्य के बराबर रहते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सटीक हो जाएगा सबसे। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी तल तक पहुँचने में सूर्यातप को समय कितना लगता है? तो करीब 9 मिनट लगता है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एग्जैक्ट यदि पूछे तो 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगता है। और सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को ही एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। तो यहाँ से पूछा गया सूर्य से पृथ्वी तल तक पहुँचने में सूर्यातप को कितना समय लगता है? तो करीब करीब 9 मिनट ऑप्शन में है, सही हो जाएगा। एग्जैक्ट याद रखिएगा 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगता है। अगला प्रश्न है, ये ओजोन छीड़ता का परिणाम हो सकता है? तो त्वचा कैंसर का होना। सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ओजोन छीड़ता का परिणाम जो है त्वचा कैंसर का होना है। ओजोन छीड़ता के परिणाम स्वरूप देखा जाए तो तापमान में वृद्धि के कारण ये महाद्वीपीय तथा पर्वतीय हिमनद एवं आर्कटिक एवं अंटार्कटिक हिम जो टोपियाँ हैं वो पिघल जाएंगी, जिस कारण सागर तल वो आपका ऊपर उठेगा। तो यहाँ पे सबसे अधिक जो है वो प्रभाव त्वचा का कैंसर सही होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि ऊपरी क्षोभमंडल यानी कि ट्रोपोस्फियर, क्षोभमंडल को बोला जाता है ट्रोपोस्फियर में तीव्रगामी पवनों की संकरी पट्टी को क्या कहते हैं? तो वह कहलाता है जेट स्ट्रीम। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्षोभ सीमा के ऊपर देखा जाए क्षोभमंडल की ऊपरी परत में जो पश्चिम से पूर्व की ओर अत्यंत तीव्र गति से चलने वाली पवन धाराओं को हम जेट स्ट्रीम कहते हैं। तो वही पूछा गया आपसे, जेट स्ट्रीम सही हो जाएगा। ऊपरी क्षोभमंडल में पूछा गया जो तीव्रगामी पवनों की सक्रिय पट्टी पाई जाती है वो जेट स्ट्रीम होती है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कौन सी परत वायुयान उड़ाने के लिए या वायुयान उड़ान के लिए अत्यंत सुविधाजनक दशाएं रखती हैं? तो वायुयान किस मंडल में उड़ाया जाता है? समताप मंडल। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ से प्रश्न हमेशा बनता है वायुमंडल से, याद रखिएगा। तो क्षोभमंडल से जो प्रश्न बनेगा तो क्षोभमंडल से मौसम संबंधी घटनाएं पूछा जाएगा किस मंडल में घटती हैं? तो क्षोभमंडल में घटती हैं। और जो है समताप मंडल में ही आपका ओजोन परत पाया जाता है। समताप मंडल में ही वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श मंडल होता है ये। तो ही पूछा गया आपसे समताप मंडल। आयन मंडल जो है ये रेडियो तरंगों से आपका संबंधित है। रेडियो तरंगों जो है किस मंडल में पाए जाते हैं? तो रेडियो तरंग वो आपका आयन मंडल। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की परतों का निम्न में से कौन सा एक अनुक्रम सही है? तो क्रम से भी लगाने के लिए दिया जाता है वायुमंडल को। तो इसमें जो सबसे सही होगा अधोमंडल, समताप मंडल। अधोमंडल को ही क्षोभमंडल कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। और समताप मंडल हो जाएगा, उसके बाद फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, यानी कि सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिका पर ओजोन क्षय का साक्ष्य प्रस्तुत किया था?
तो किया गया था साक्ष्य सबसे पहले प्रस्तुत जोसेफ फोरियर ने। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वह वायुमंडलीय परत जो जैव मंडल का एक भाग है उसे कहा जाता है, तो कहलाता है क्षोभ मंडल। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्षोभ मंडल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो ट्रोपोस्फियर बोला जाता है। और क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली एवं सघन परत है जिसमें वायु के संपूर्ण भार का देखा जाए तो 75% भाग में यह पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सममंडल का भाग नहीं है। तो सममंडल का भाग नहीं है पूछा गया यहाँ पे, वह हो जाएगा आपका तापमंडल। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तापमंडल ये समताप मंडल का भाग नहीं है, जबकि मध्यमंडल, समताप मंडल और क्षोभ मंडल ये सममंडल के उपमंडल हैं। तो यहाँ पे जो है आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पूछा गया सममंडल का भाग नहीं है तो तापमंडल। और अगला प्रश्न है, ध्रुवों की ओर ट्रोपोपाज की ऊंचाई बढ़ती है, स्थिर रहती है या घटती है, या फिर एक बिंदु पर अस्थिर रहती है। तो ध्रुवों पर पूछा गया ट्रोपोपाज की ऊंचाई घटती है, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ट्रोपोपाज यानी कि वही क्षोभ मंडल आपका, ये 1.5 किलोमीटर एक मोटी परत है ट्रोपोपाज, जो कि परिवर्तन मंडल यानी कि क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल के बीच यह स्थित होता है। ध्रुवों की ओर ट्रोपोपाज की ऊंचाई घटती है। इस भाग में सभी प्रकार के मौसमी परिवर्तन है वो स्थगित हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है आपसे पूछा गया ध्रुवों की ओर ट्रोपोपाज की ऊंचाई क्या होती है, तो घटती है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। पूछा है ट्रोपोपाज किनके मध्य पाया जाता है, तो आपका समताप मंडल और जो है क्षोभ मंडल के बीच में ट्रोपोपाज पाया जाता है। तो दोस्तों ये था आपका टीजीटी और पीजीटी के लिए भूगोल विषय का पहला प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जो लोग भूगोल विषय से दे रहे हैं टीजीटी पीजीटी, तो परीक्षा से पहले इसे आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और यदि आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया, वहाँ से आप ज्वाइन करके आप पीडीएफ बेस का डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।